हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जेड प्लस नॉलेज में स्वागत है। आज अकाउंट प्रीवियस ईयर पेपर की पहली सीरीज है जिसमें आपको लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी वर्ष 2022 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें आपके एक एक प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना न भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेखा शास्त्र प्रीवियस पेपर 2022 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 2022 का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा हुआ कि नए साझेदार के प्रवेश पर किस संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट या जमा किया जाता है। यानी कि नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि, यानी कि जब भी किसी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो कुछ न कुछ संपत्ति, कुछ न कुछ पूंजी लेकर जाता है, जिससे क्या होता है कि फर्म की पूंजी में वृद्धि होती है। तो जब फर्म की पूंजी में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है, प्रश्न ये है, जिसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा लाभ हानि खाते में, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हमारा पुनर्मूल्यांकन खाते में, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। और तीसरा ऑप्शन है हमारा संपत्ति खाते में, जिसे बोलते हैं हम एसेट्स अकाउंट। चौथा ऑप्शन है हमारा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। इन्हीं चारों में से कोई एक उत्तर ही, ऑप्शन ही सही होगा। तो हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं और एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या होता है। साझेदार जब प्रवेश करता है किसी फर्म में तो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो नया साझेदार, कोई भी अगर फर्म है, किसी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है तो क्या होता है। लिखा है कि जब एक फर्म को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। यानी कि जब भी कोई व्यवसायी या जब भी कोई व्यवसाय को अतिरिक्त पूंजी या अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए या किसी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे सकता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कि साझेदारी समझौता अधिनियम 1932 के अनुसार, ये जो साझेदारी समझौता अधिनियम होता है वो 1932 के अनुसार होता है, में नए साझेदार को प्रवेश सभी मौजूदा साझेदारों की सहमति से ही दिया जा सकता है। यानी कि जब कोई भी साझेदार किसी फर्म में साझेदार कोई भी व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार बनेगा तो वो बिना सहमति के नहीं हो सकता। सभी साझा यानी कि पहले से जो साझेदार उसके अंतर्गत है, उस कंपनी में है, उनकी सहमति का होना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि जब एक नए साझेदार को प्रवेश मिलता है, यानी कि जब कोई एक नया साझेदार किसी फर्म में या किसी कंपनी में प्रवेश लेता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है और फर्म को चलाने के लिए एक नया समझौता किया जाता है। यानी कि जो पहले वाले पार्टनर्स है उनके बीच में कुछ समझौता हुआ होगा, लेकिन जब नया साझेदार आएगा तो जो पुराना समझौता हुआ होगा उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए नए साझेदार का प्रवेश होते ही कंपनी का पुनर्गठन किया जाता है और जो समझौता है उसे फिर से तैयार किया जाता है। चौथा पॉइंट है, जब किसी भी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे मुख्य दो तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहला अधिकार होता है संपत्ति को साझा करने का अधिकार, यानी कि जो भी संपत्ति है उसमें वो साझेदार क्या कर सकते हैं, हिस्सेदार हो जाएगा। और सेकेंड उसके पास होता है लाभ को साझा करने का अधिकार। तो जब भी कोई एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला है संपत्ति को साझा करने का अधिकार, दूसरा है लाभ को साझा करने का अधिकार। तो ये होता है हमारा नए साझेदार जब भी कंपनी में प्रवेश करता है। तो फिर से इसको समझ लेते हैं कि जब एक फर्म को
अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, यानी कंपनी है, कंपनी को अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो उसे कुछ न कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी। तो उस पूंजी को पूरा करने के लिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, नए साझेदार को आमंत्रित करेगा, नए साझेदार को कंपनी में प्रवेश देगा। ये जो साझेदार प्रवेश करेगा, ये साझेदारी समझौता अधिनियम 1932 के अनुसार इसको प्रवेश दिया जाएगा। नए साझेदारों को प्रवेश सभी मौजूदा साझेदारों के सहमति से ही दिया जा सकता है। अगर कोई भी साझेदार सहमत नहीं है तब नए साझेदारों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है कि एक नए साझेदार को प्रवेश मिलता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, यानी फिर से उसका पुनर्गठन होता है, यानी गठन उसका फिर से होता है और फर्म को चलाने के लिए एक नए समझौता किया जाता है, यानी फर्म को जब चलाने के लिए फिर से समझौता किया जाता है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे मुख्य 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला है संपत्ति को साझा करने का अधिकार, यानी कह सकते हैं संपत्ति में हिस्सा, और दूसरा होता है हमारा साझा लाभ को साझा करने का अधिकार, मतलब कि लाभ में हिस्सा। ये 2 तरह के उसको अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अब हम चलते हैं सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जब भी किसी व्यवसाय में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही कंपनी का पुनर्गठन होता है, तो पुनर्गठन करने के बाद एक पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। तो समझ लेते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। तो लिखा कि यह खाता एक नाम मात्र खाता होता है, यानी यह खाता जो होता है वो सिर्फ एक नाम मात्र खाता होता है जिसका उपयोग केवल लाभ और हानि को बांटने और हस्तांतरण के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता होता है जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं, ये केवल एक नाम मात्र खाता होता है जिसका उपयोग केवल लाभ और हानि को बांटने और उसका हस्तांतरण यानी कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि जब नया साझेदार अपनी पूंजी को लेकर आता है, यानी जब भी कोई साझेदार होगा तो कुछ ना कुछ पूंजी लेकर आएगा तो व्यवसाय की संपत्ति में वृद्धि होती है। तो जब भी कोई नया साझेदार किसी कंपनी में प्रवेश करेगा वो कुछ ना कुछ पूंजी या कुछ ना कुछ ख्याति लेकर के आएगा, जिससे क्या होगा, कंपनी के पूंजी में वृद्धि होगी। और जब कंपनी की संपत्ति यानी में वृद्धि होगी तो संपत्ति पक्ष क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। जैसे हम लोग जनरल एंट्री पढ़ चुके हैं, होता है वो कैपिटल लेकर के आता है किसी अपनी कंपनी में, कंपनी स्टार्ट करता है तो उसकी जो एंट्री बनती है वो कैसे बनती है, ऐसे, यानी कैश अकाउंट। क्या लिखते हैं हम, कैश या जो भी होगा कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या है, हमारा कैश क्या हमारा एसेट्स है, तो जो भी हमारा साझेदार होगा कुछ न कुछ कैश या बैंक या किसी भी तरीके से कोई न कोई संपत्ति को लेकर के आएगा। तो जो भी संपत्ति लेकर आएगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट यानी नामे किया जाता है, डेबिट पक्ष उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाता है, यानी कह सकते कि जब भी कोई नया साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म के संपत्ति में वृद्धि होती है और उस वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है कि इस रिवेल्यूशन प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरण कर दिया जाता है, यानी कि जब पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार हो जाता है तो उसका जो भी शेष होता है, जो भी प्रॉफिट होता है पुनर्मूल्यांकन खाते का, उसे जो भी पार्टनर्स हैं फर्म के उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो नंबर 2 है, पुनर्मूल्यांकन खाता। क्योंकि लाभ हानि खाता हो नहीं सकता, संपत्ति हो नहीं सकता, क्योंकि संपत्ति हमेशा डेबिट होता है। और यहाँ पे एक प्रश्न लिखा बोला है यहाँ पे क्या कि क्रेडिट, तो क्रेडिट के लिए हमारा ये हो नहीं सकता, पुराने साझेदारों की पूंजी खाते। लाभ हानि हो नहीं सकता क्योंकि ये लाभ हानि खाता है और लाभ हानि खाते में सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस आते हैं। हमारे पास यही 2 खाते बचते हैं जिसमें संपत्ति खाता हो नहीं सकता, क्योंकि संपत्ति खाता जब भी होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो बचा हमारा क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। क्योंकि कंपनी क्या होता है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो कंपनी का पुनर्गठन होता है, तो उसके लिए हमें एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है जिसमें जो भी शेष प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका पहले प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा हमारा रिवैल्यूएशन का, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। तो चलिए अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो प्रश्न संख्या 2 है कि जब कोई नया साझेदार किसी विद्यमान फर्म में प्रवेश करता है तो उसे फर्म में कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि जब भी कोई नया साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है तो उसे मुख्य 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला क्या होता है, संपत्ति में साझेदारी का अधिकार और लाभ में साझेदारी का अधिकार, यानी कह सकते हैं संपत्ति में हिस्सा और लाभ में हिस्सा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पहला भी सही है, क्या है कि संपत्ति में हिस्सा, ये भी ठीक है, लाभ में हिस्सा, ये भी ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, इसीलिए हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है, एक व दोनों। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हमारा क्या होगा, एक और 2, दोनों, यानी पहला भी हमारा सही है, दूसरा सही है, इसलिए हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, नंबर 3, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को, अगर पहले प्रश्न को हमने समझा तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आसानी से हमको मिल गया। क्या कि जब कोई नया साझेदार किसी विद्यमान फर्म में प्रवेश करता है, जो पहले से कंपनी या फर्म मौजूद है उसमें प्रवेश करता है, तो उसे फर्म में कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। तो मुख्य 2 अधिकार होते हैं, संपत्ति में हिस्से का अधिकार और लाभ में हिस्से का अधिकार। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी आपका डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तब तक मिलते हैं अब अगले पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।